Hello dear students, this class is for class 10th biology, and today we will start the new chapter, how do organism reproduce. My name is Akhilesh Singh and I am a PGT biology, and today we will discuss about the how do organism reproduce. इस चैप्टर में पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वो पहले पढ़ने होंगे ताकि हमें ये चैप्टर आसानी से समझ में आए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर रिप्रोडक्शन। तो अब एक्चुअली चैप्टर है कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो डेफिनेशन तो हमें जान ही लेनी चाहिए। रिप्रोडक्शन इज अ एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने जैसे यंग वन को जनरेट करना, फॉर्म कर लेना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ एसेंशियल प्रोसेस, इट इज नॉट एन एसेंशियल प्रोसेस बिकॉज इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। ये ऐसी प्रोसेस है जो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एसेंशियल नहीं है। फिर रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? इट इज एसेंशियल टू मेंटेन द कंटिन्यूटी एंड क्वांटिटी। अपने आप को इस नेचर में हमेशा के लिए एग्जिस्ट रखने के लिए और अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस परफॉर्म करनी पड़ती है। कुछ लोग बोलेंगे ऐसा कैसे? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दें कि मान लिया कि अगर कोई अपनी लाइफ में मैरिज ना करे तो क्या वो मर जाएगा? क्या नहीं मरेगा ना। या हम बात करें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे म्यूल जानते हैं ना, खच्चर। तो म्यूल तो कभी रिप्रोड्यूस नहीं करता, तो क्या वो मर जाएगा? क्या नहीं मरेगा ना। तो रिप्रोडक्शन एसेंशियल है क्वांटिटी को और अपने एग्जिस्टेंस को इस नेचर में बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन टू टाइप का होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और प्लांट में हम कुछ टर्म्स में यूज करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़े। तो उससे पहले हम कुछ अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर से रिलेटेड है हम उनको पढ़ लें। तो एक टॉपिक है एक्चुअली सेल डिवीजन। क्या है? सेल डिवीजन। तो इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो वहां पर सेल मल्टीप्लाई करती है। तो आपको बता दें कि मेनली सेल डिवाइड करती है दो मेथड से, एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। ये दो टाइप के सेल डिवीजन है, ये मेनली है। हालांकि एक ए माइटोसिस भी होती है, आरबीसीज में होती है वो, लेकिन अभी उससे आपको कोई मतलब नहीं है। जो आपके बेसिक है हम उसको ही बस आपका स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो माइटोसिस एंड मियोसिस। अच्छा, एक थिंग और आप लोग जानते होंगे, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। जो कहां मिलते हैं? न्यूक्लियस में मिलते हैं। और इस क्रोमोसोम की बात करें तो जो क्रोमोसोम होते हैं इनका नंबर डेफिनेट होता है, यानी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैव द डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है? डेफिनेट होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ह्यूमंस की बात करें तो एक ह्यूमन बॉडी में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं? 46 होते हैं। और ये पेयर में होते हैं तो कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं। तो चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे आपके मम्मी हो, चाहे आपके पापा हो, आपके भाई हो, बहन हो, सबकी सेल में जो क्रोमोसोम्स होंगे वो किस में होंगे? वो सबकी सेल में क्रोमोसोम कितने होंगे? 46 होंगे।
मतलब 23 पेयर होंगे। तो ये जो नंबर है ये कांस्टेंट है नंबर, और ये हर इंडिविजुअल में बिल्कुल कांस्टेंट होगा। अब इसका मतलब अभी मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम वो नंबर है, यानी जो जिसका नंबर कांस्टेंट है, डेफिनेट है, और ये चेंज नहीं होता। अब इस क्रोमोसोम के बेसिस पर 2 कैटेगरी होती है। एक कंडीशंस बनती है हैप्लॉइड और एक कंडीशन बनती है डिप्लॉइड। जब क्रोमोसोम पेयर में होते हैं तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिप्लॉइड। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में हम बोले 23 पेयर, तो ये कंडीशन क्या है? डिप्लॉइड। लेकिन अभी हम बोले कि यही क्रोमोसोम को हाफ कर दे, ओनली 23, नॉट इन पेयर, नॉट इन पेयर। तो जब हैप्लॉइड कंडीशन है तो ये कंडीशन कैसी हो गई? मतलब कि ओनली 23 क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम पेयर में नहीं है, अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड कंडीशन इज डिनोटेड बाय ओनली n, while the paired condition is denoted by 2n, and 2n referred as diploid and n is referred as haploid। इतनी बात समझ में आई? अभी इनका क्या यूज है अभी हम सब बताएंगे। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर पढ़ लोगे तो जो आगे के टॉपिक हैं वो आपको आसानी से समझ में आएंगे। हमने आपको क्या बताया? सेल डिवीजन के 2 टाइप, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब इसको आगे बढ़ेंगे। फिर हमने आपको एक थिंग बताई, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। फिर क्या मैंने बताया? ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैव द डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एंड क्रोमोसोम may present in haploid form or may present in diploid form. For example, in human there are 23 pair of chromosomes, and when the chromosomes are exist or present in pair, the condition is referred as diploid, and this diploid is denoted as a 2n, while the haploid condition is denoted by n, and this means the chromosome are not present in pair. अब आगे बताते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट है तो है क्यों? अगर क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट ना हो तो क्या होगा? होगा ये कि एलिफेंट बर्थ आंट बर्थ ह्यूमन, ऐसा पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि कुछ लोग सोच रहे कि नहीं ऐसा ही होगा। मतलब जैसे हम अपने जैसे जो यंग वंस फॉर्म करते हैं उसमें क्रोमोसोम का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। इसका मतलब कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वन फॉर्म करेगा तो उसको अपने इन क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखना पड़ेगा, और ये उसकी मजबूरी भी है। तो उस क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखने के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो सेल हैं वो 2 टाइप के डिवीजन परफॉर्म करती हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मेयोसिस। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन की सेल का, क्योंकि सबको मालूम होता है कि ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज 46 क्रोमोसोम। तो उसका एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दिस वन इज अ ह्यूमन सेल एंड इसमें 46 क्रोमोसोम है, मतलब 23 पेयर। एक बात याद रखिएगा, क्रोमोसोम ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर। अगर वो पेयर में मतलब डबल है, हैप्लॉइड है तो वो तो सिंगल ही होगा, लेकिन अगर डिप्लॉइड है तो वो हमेशा पेयर में होंगे। यहां भी एक लिख लेते हैं, दिस वन इज द ह्यूमन सेल, और दोनों में कितने कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। अब बड़ा सिंपल सा टर्म बताते हैं पहले। अगर किसी सेल में माइटोसिस होगी, अगर किसी सेल में क्या होगी? माइटोसिस होगी, तो इन माइटोसिस वन सेल डिवाइड एंड फॉर्म 2 डॉटर सेल। तो बड़ा सिंपल सा है कि माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या हो गया? इन माइटोसिस वन सेल डिवाइड एंड फॉर्म 2 डॉटर सेल, while in meiosis one cell divide and form 4 daughter cells। कितनी डॉटर सेल? 4 डॉटर सेल। देखिए बड़ा सिंपल सा समझ में आ गया, एक सिंपल सा समझ में आ गया। 1 से 2 सेल बनेंगी तो मतलब वहां पर माइटोसिस हुई है, और अगर 1 से 4 सेल बनी हुई है तो वहां पर क्या होगा? मियोसिस होगा। ये तो सिंपल बात हो गई। अब टेक्निकल टर्म क्या है यहां पर? टेक्निकल टर्म है, अब क्या इस बात के लिए था कि भैया 2 सेल बनाने तो माइटोसिस कर लो और 4 सेल बनाने तो मियोसिस कर लो ना। टेक्निकल टर्म है क्रोमोसोम। जब माइटोसिस में एक सेल डिवाइड करती है तो क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता। मतलब आप देखिए यहां पर 46 क्रोमोसोम थे,
दैट इज 23 पेयर क्रोमोसोम थे। इस सेल ने डिवाइड करके 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन किया, लेकिन यहां पर क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी चेंज नहीं आया। तो जब क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आया तो वहां पर क्या हुई, माइटोसिस। लेकिन यहां पर मियोसिस में क्या होगा, 1 सेल डिवाइड एंड फॉर्म 4 डॉटर सेल्स इन विच क्रोमोसोम नंबर बिकम रिड्यूस टू हाफ, जिसमें क्रोमोसोम नंबर अपने ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। यानी यहां पर एक सेल ने डिवाइड किया और डिवाइड करके 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन किया और उनमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, हाफ हो गया। क्या हो गया, हाफ हो गया। इतनी बात समझ में आई। तो माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। अब आपको एक बात याद रखनी, माइटोसिस जो होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में होती है, या जो हमारी सेल की ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, मतलब आपकी जो हाइट बढ़ रही है तो सेल डिवाइड कर रही होंगी। तो सेल डिवाइड कर रही होंगी, कौन से डिवीजन से डिवाइड कर रही होंगी, माइटोसिस से। यानी हमारी जो हाइट बढ़ रही है, हमारे जो ग्रोथ हो रही है, उनमें कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। और जो मियोसिस होती है ये सिर्फ और सिर्फ गैमीटोजेनेसिस के टाइम पर होती है। कब होती है, गैमीटोजेनेसिस के टाइम पर। एक एक्सेप्शन है इन दोनों के, हालांकि वो आपको पढ़ने नहीं है क्योंकि आप क्लास 10th में हैं। जब हम ब्रायोफाइटा पढ़ते हैं तो यहां पर माइटोसिस और मियोसिस ब्रायोफाइटा में ये अपोजिट टर्म में भी यूज हो जाती है, लेकिन वो एक्सेप्शन है उस ब्रायोफाइट के लिए और क्लास 10th में आपको इतना पढ़ना नहीं है। तो आप याद रखिए, माइटोसिस हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और मियोसिस हमेशा गैमीटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी अगर हमारी बॉडी की ग्रोथ होनी है तो मियोसिस कभी भी नहीं होगी। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा तो आप यकीन मानिए कि आप जो आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसके आगे की क्लास, इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, और इसको एक बार आप अपने रिवाइज भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ये टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और दूसरा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिएगा, ताकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लाइक करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ताकि हम अगली वीडियो और अच्छे से बना सकें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।